हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती। दोस्तों, देश की आबो हवा में ये शायरी गूंज रही है क्योंकि देश की गद्दी पर बैठे हुक्मरानों ने विपक्ष को देश का विलन बना दिया है और खुद को हीरो पेश करने की हर संभव कोशिश हो रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, यानी ईडी ने उनकी गिरफ्तारी कर ली। दोस्तों, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली। हालांकि वरिष्ठ से वरिष्ठ वकील, चाहे कपिल सिब्बल हो या फिर प्रशांत भूषण, दोनों वकीलों ने कहा कि ईडी एक अप्रूवर यानी गवाह की बात के आधार पर केस नहीं बना सकती, ये जीरो केस है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली गई, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई जहां ईडी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर 10 दिन की रिमांड ली। दोस्तों, और अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में है। ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ? वो ईडी का गवाह कौन है जिसने बीजेपी को 30 करोड़ या उससे ज्यादा का चंदा दिया? बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मणिपुर रास नहीं आता, लद्दाख खूबसूरत नहीं लगता, क्योंकि दोनों जगह जनता संघर्ष कर रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसलिए वहां जाने के बजाय पीएम मोदी भूटान निकल जाते हैं। पड़ोसी मुल्कों जैसे श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, मालदीव्स सब आंखें तरड़ने लगे तो पता चला मोदी जी ने भूटान के जरिए पड़ोसी मुल्कों से अच्छे संबंधों को दिखाने के लिए काट खोजी है। एक तरफ जहां विदेशी नीति का भट्टा बैठ गया है दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देश में मोदी जी तानाशाह कहला रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लगातार हंगामा मचा हुआ है। केजरीवाल के समर्थकों से लेकर वकीलों और तमाम राजनीतिक दलों के नेता बीजेपी को घेरने में लगे हैं। दोस्तों, ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर आबकारी नीति मामले में मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और उसके नेता, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो या फिर आतिशी मार्लेना हो, सभी का एक ही आरोप है कि अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप ईडी ने लगाए हैं वो सभी के सभी बेबुनियाद हैं, कोई आरोप आधार पे नहीं है। इसके अलावा वरिष्ठ वकीलों की माने कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण जैसे वकीलों की, तो दोनों ने कानूनी तौर पर इस पूरे मामले को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि ये तो होना ही था क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में अगर विपक्षी नेताओं को जेल में नहीं डाला जाएगा तो ये बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि केस ही नहीं बनता, इसलिए बीजेपी ने ये रास्ता निकाला है। दोस्तों, अगर बीजेपी के नेताओं का कंपैरिजन आम आदमी पार्टी के नेता या फिर विपक्षी दलों के किसी भी नेता से किया जाएगा ना, तो इसकी पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपको कई गुना ज्यादा दागी प्रवृत्ति के नेता मिल जाएंगे। अब देखिए ना, पता नहीं क्यों ईडी की जो गाड़ी है उन नेताओं के घर की तरफ जाना चाहती नहीं है, या एड्रेस पता नहीं है। अगर गौर फरमाया जाए, पढ़ा जाए तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़कर तकरीबन 95% विपक्षी नेताओं को ईडी ने न सिर्फ अपनी रडार पर लिया बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। साल 2022 में इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि ईडी ने पिछले 18 साल में 147 प्रमुख राजनेताओं की जांच की। 85% विपक्षी नेता थे। 2014 के बाद एनडीए शासन के 8 सालों में नेताओं के खिलाफ ईडी के इस्तेमाल में 4 गुना बढ़ोतरी आई। इस दौरान 121 राजनेता जांच के दायरे में आए, जिनमें 115 विपक्षी नेता थे। यानी इस दौरान 95% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई। वहीं यूपीए शासन में 2004 से 2014 के बीच ईडी ने सिर्फ 26 राजनेताओं की जांच की। इनमें विपक्ष के 14 नेता यानी करीब 54% नेता शामिल थे। विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद ईडी ने 31 जनवरी 2023 तक दर्ज केसों के बारे में डेटा जारी किया था। ईडी के मुताबिक पीएमएलए कानून आने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक 5,906 केस दर्ज किए गए, जिनमें से 2.98% यानी 176 विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, सांसद, पूर्व सांसदों के खिलाफ ये सारे मामले दर्ज हुए। ईडी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये जो मामले हैं दोस्तों, 24 केसों में 45 आरोपी जो है पाए गए हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने शायद अपनी वॉशिंग मशीन का असर ईडी को भी दिखा दिया होगा। हो सकता है ना शायद दोस्तों। यही वजह है कि इतने सालों में ईडी को एक भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा नेता या फिर मंत्री नहीं मिला जिन पर या जिनके इतिहास पर सवाल उठाते हुए उसी बिना पर उन पर केस चलाया जा सके। नहीं, नारायण राणे, हिमंत बिस्व शर्मा, छगन भुजबल, अजीत पवार,
ये सभी बीजेपी में आने से पहले बड़े बड़े घोटालों के आरोपी रहे हो, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा, उसकी वॉशिंग मशीन ने इन्हें ऐसा धोया दोस्तों कि ये चमक कर बाहर निकले। अब इनकी चमक ऐसी हो गई कि ईडी की आंखों में शायद इस कदर चुभ रही है कि ईडी इनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती है। शायद हो सकता है ना दोस्तों यही वजह हो। हालांकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में तमाम न्यूज चैनल्स की अगर आप बात करेंगे, न्यूज चैनल्स पर प्राइम टाइम शो तो दूर की बात है, अगर एक बुलेटिन भी चल जाए ना दोस्तों तो आप गनीमत समझिए कि वो अलग बात है कि तथाकथित हमारी देश की मुख्यधारा मीडिया से ये उम्मीद की भी नहीं जा सकती कि वो ऐसे मामलों पर पूरी संक्षिप्त रिपोर्ट दिखाएंगे। हैरानी की बात है, जिस कंपनी के मालिक शरद रेड्डी का जिक्र पूरे सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ हो रहा है दोस्तों, उसका जिक्र किसी भी न्यूज चैनल पर दिखाई नहीं दिया। पता नहीं क्यों, क्योंकि खबर है कि रेड्डी नाम के उस व्यक्ति ने बीजेपी को तकरीबन 30 करोड़ से 55 करोड़ रुपया चुनावी चंदे के रूप में दिया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 30 करोड़ दिया गया, कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया 55 करोड़ रुपया। शरद रेड्डी नाम का वो जो व्यक्ति है, उसकी कंपनी ने बीजेपी को पहली बार में 5 करोड़ दिए, उसके बाद दूसरी बार में 25 करोड़ चंदा दिया। अब वो संयोग से ईडी का गवाह बन गया है दोस्तों, जो शराब नीति मामले में सारी की सारी अनियमितताओं की पोल खोलने के लिए तैयार है। इसलिए सवाल है कि ये संयोग है या फिर कुछ और, दाल में कुछ काला तो नहीं है। अभी फिलहाल ऐसे कई सवालों के जवाब सामने आने बाकी हैं। हम भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, इस पूरे मामले की बात की जाए, यानी शराब नीति मामले की बात की जाए, पहली दफा नहीं है जब समन भेजकर गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले भी अगर आप संजय सिंह की बात करेंगे, आप संजय सिंह के अलावा मनीष सिसोदिया की बात करेंगे, सत्येंद्र जैन की बात करेंगे, या अमानतुल्लाह खान की बात करेंगे, या फिर आप अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए, तमाम नेताओं को पहले समन भेजे गए, पूछताछ के लिए बुलाया गया, और पूछताछ करने के बाद ही ईडी निष्कर्ष पर आ जाती है कि इनके सफाई जो है हमारे मुताबिक नहीं है, गिरफ्तार इनको करना पड़ेगा। अब बताया जा रहा है 7 सवाल पूछे गए अरविंद केजरीवाल से, और वो जो 7 सवाल थे दोस्तों, वो 7 सवालों की वजह से, उसके जवाब ना दे पाने की वजह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। सवाल ये भी उठता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत समय से ये कह रहे थे कि जो पीएमएलए कानून है, जिसमें संशोधन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पूरे कानून की रूपरेखा बदल डाली, उस कानून की वजह से लोगों को ईडी गिरफ्तार करे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने आरोप लगाया है, आप गिरफ्तार कीजिए, पूछताछ कीजिए, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उस संशोधन की वजह से जमानत मिलना कितना मुश्किल है, ये सब जान चुके हैं। यही कारण है कि कितने बड़े बड़े नेता आज इन पूरे केसेस में फंसकर जेल की हवा जो है दोस्तों खा रहे हैं। तो इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी इसीलिए हुई है दोस्तों। ये बात हर कोई जानता है कि अगर आप दिल्ली की खासकर बात करेंगे तो दिल्ली में चाहे एमसीडी हो या फिर मुख्य गद्दी हो, मुख्यमंत्री की पार्टी की गद्दी हो दोस्तों, जब से अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जीतना शुरू किया है, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा एमसीडी से भी साफ हो गया। और दूसरी तरफ अगर बात करेंगे आप उसमें दिल्ली सरकार में, तो वहां से भी सुपड़ा साफ कर दिया गया। मतलब 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी और बीजेपी को किनारे कर दिया। तो कहीं इसी बात से तो कोई घबराहट नहीं थी। ऐसे सवाल आम आदमी पार्टी के नेतागण भी उठा रहे हैं और तमाम जो राजनेता है वो भी उठा रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब हम आपसे चाहते हैं दोस्तों कि आप अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा की गई इस गिरफ्तारी को किस तरीके से देखते हैं। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।